बायो की ये जो स्पेशल टॉपिक की सीरीज़ चल रही है जिसमें बच्चों को रेगुलर कन्फ्यूजन होते रहते हैं, बार बार पढ़ते हैं और बार बार भूल जाते हैं। हाँ, तो उस सीरीज़ में अब जो अगला टॉपिक है वो है oogenesis। इससे पहले हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस कवर किया, अब oogenesis करेंगे। ध्यान रहे ये पूरा जो लेक्चर रहेगा ये एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, तो इसमें सारी चीज़ें हम कवर नहीं करेंगे, सिर्फ उतना कवर करेंगे जितना एनसीईआरटी बेस्ड होगा और नीट में एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए जितनी जानकारी हमें चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं oogenesis। तो यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे कि oogenesis पढ़ने के लिए, चूंकि हम लोगों ने पहले स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ लिया है, तो उससे कंपेयर करते हुए चलेंगे ताकि इजी हो जाए और oogenesis भी। ठीक है, तो वहाँ हमने स्टार्ट किया था हार्मोनल कंट्रोल से, हार्मोनल रेगुलेशन हमने किया था, तो यहाँ भी हम लोग हार्मोनल रेगुलेशन से शुरू करेंगे। तो हाइपोथैलेमस, हाँ, हाइपोथैलेमस से वहाँ पे जीएनआरएच आ रहा था। हाँ, फीमेल में भी सेम हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, और जैसे वहाँ पे था कि ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्शन दिखा रहा है, तो यहाँ भी ये जाके एंटीरियर पिट्यूटरी पे ही एक्शन दिखाएगा। ठीक है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्शन दिखाएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी से फिर यहाँ से निकलेंगे गोनाडोट्रोफिन्स। हाँ, गोनाडोट्रोफिन्स हम लोगों ने देखा था दो हैं, दो नाम है गोनाडोट्रोफिन्स में, एक तो है एफएसएच और दूसरा है एलएच। एफएसएच और एलएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो एफएसएच यहाँ पे और एलएच यहाँ पे कहाँ पे एक्शन दिखाते हैं, फर्दर इनके जहाँ रिसेप्टर होंगे वहाँ पे एक्शन दिखाएंगे, जैसे वहाँ पे हो रहा था। हार्मोन ऐसा करते ही हैं, जहाँ पे रिसेप्टर उनका होगा वहीं पे वो एक्शन दिखाएंगे। तो एफएसएच जो है वो जाते हैं ओवरी में, जो फॉलिकल्स पाए जाते हैं उन पे इनके रिसेप्टर है, तो वहीं पे जाके एक्शन दिखाएंगे। तो एफएसएच हार्मोन जो है इट विल एक्ट ऑन ओवेरियन फॉलिकल्स। ओवरी में जो फॉलिकल्स होती हैं, ये फॉलिकल्स क्या होती हैं इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा फॉलिकल्स को सिंप्लीफाई करके कि फॉलिकल्स एक्चुअल में क्या है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल अभी इसको देखिए। ओवरियन फॉलिकल पे एक्शन दिखाएगा एफएसएच। ठीक है, तो जब ओवरियन फॉलिकल पे एक्शन दिखाएगा तो ओवरियन फॉलिकल में होते हैं ग्रैनुलोसा सेल्स। क्या होते हैं? ग्रैनुलोसा सेल्स। तो ये ग्रैनुलोसा सेल्स पे एक्शन आएगा जब एफएसएच का, तो इन ग्रैनुलोसा सेल्स से एक हार्मोन निकलेगा जिसको हम लोग एस्ट्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन यहाँ से निकलेगा। ओके, देन एलएच। एलएच क्या करता है? तो एलएच जाता है, ये अपना एक्शन दिखाता है कॉर्पस ल्यूटियम नाम के स्ट्रक्चर पे। ठीक है, ये कैसे बनता है, क्या होता है, वो अभी हम लोग oogenesis में कवर करेंगे, तो वहाँ पे देखेंगे कॉर्पस ल्यूटियम नाम की चीज़ है क्या। हाँ, तो कॉर्पस ल्यूटियम पे एलएच जाके एक्शन दिखाएगा, तो कॉर्पस ल्यूटियम से एक हार्मोन निकलेगा जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। आने को तो यहाँ से और भी चीज़ें आती हैं, यहाँ कॉर्पस ल्यूटियम से इनहिबिन हार्मोन आ रहा है, लेकिन हम लोग मैंने बोला ना एनसीईआरटी बेस्ड ये लेक्चर है, तो एकदम एनसीईआरटी बेस्ड रखेंगे और चीज़ें मिक्स नहीं करेंगे, सिर्फ बेसिक पॉइंट्स पे रहेंगे जो एनसीईआरटी जो हमें एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है ना, ओके। तो कॉर्पस ल्यूटियम से आ रहा है प्रोजेस्टेरॉन और ओवरियन फॉलिकल से आ रहा है एस्ट्रोजन। ये हार्मोनल रेगुलेशन हम लोग देख रहे हैं। अब ये क्या करते हैं कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है इनके अपने अपने रिसेप्टर जो हैं वो एंडोमेट्रियम की वॉल पे होते हैं, और वहाँ पे जाके ये दोनों हार्मोन एक्शन दिखा रहे होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन पे। ठीक है, तो इस तरीके से oogenesis वो आगे बढ़ती है। तो oogenesis को समझने के लिए अगर हम ये नहीं भी देखे होते तो समझ सकते थे, लेकिन मैंने शुरुआत वहीं से की है क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस में मैंने यहीं से शुरुआत किया था। पर स्पर्मेटोजेनेसिस में उसको समझने के लिए इसका बहुत ज़रूरत था, हार्मोनल रेगुलेशन का, पर यहाँ पे ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है। एक्चुअल में इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला वीडियो मैं बनाऊंगा तब उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो प्रोजेस्टेरॉन है और एस्ट्रोजन है, इसके रिसेप्टर एंडोमेट्रियम पे हैं, तो ये जाएंगे एंडोमेट्रियम पे एक्शन दिखाएंगे, अपना अपना रिस्पेक्टेड उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग आते हैं क्या कहते हैं oogenesis कैसे हो रही है। अब ध्यान दें हम लोग यहाँ पे कि हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, है ना, क्योंकि हमें नीट का एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। ठीक है ना, नीट का एमसीक्यू सॉल्व हो जाए बस, कुछ आए चाहे ना आए, नीट का एमसीक्यू सॉल्व होना चाहिए बस, इससे ज़्यादा कोई बात नहीं करनी हमें। ठीक है, तो oogenesis शुरू होगी, कहाँ से शुरू होगी? तो भाई देखो, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू हुई स्पर्मेटोगोनिया से, वैसे oogenesis शुरू होती है ऊगोनिया से। ठीक है, ऊगोनिया। ठीक है ना, तो ये एक ऊगोनिया का सेल मैंने बना लिया। ठीक है ना, अभी जैसे वहां स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस करके अपने नंबर बढ़ा रही थी, वैसे यहाँ पे ऊगोनिया माइटोसिस करके अपने नंबर बढ़ाती है। ठीक है, माइटोसिस करेगी, नंबर बढ़ाएगी, ये क्या हो रही है? माइटोसिस। ठीक है, नंबर बढ़ाएगी, माइटोसिस कर करके अपने नंबर बढ़ा रही है,
माइटोसिस, ठीक है, ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसा ही वहां पे भी हो रहा था, स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्मेटोगोनिया जो है वो अपने नंबर बढ़ा रही थी माइटोसिस कर करके। लेकिन तो यहाँ फर्क क्या है? यस, कंपैरिजन स्टार्टिंग से हम लोग देखेंगे। यहाँ फर्क ये है कि ये जो उगोनिया अपने नंबर बढ़ा रही है, ये नंबर बढ़ने का काम फीटल लाइफ के दौरान चल रहा है। कहाँ चल रहा है? फीटल लाइफ। फीटल लाइफ यानी जब फीमेल अभी फीटल स्टेज में है, अभी फीमेल का बर्थ नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो नंबर्स बढ़ रहे हैं, ये जो माइटोसिस हो रही है, ये कब हो रही है? अभी फीमेल की बर्थ नहीं हुई है, प्यूबर्टी की बात तो बहुत दूर की है। अभी फीमेल की बर्थ नहीं हुई है, फीमेल का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का टाइम चल रहा है, और उसी समय ये जो है नंबर्स बढ़ाना शुरू कर रही है माइटोसिस। तो माइटोसिस बिफोर बर्थ हो रही है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे। यहाँ पे एक बात आती है कि जब जैसे ही फीमेल की बर्थ हो जाएगी, तब उसके बाद फिर ये माइटोसिस नहीं कर सकती, फिर ये नंबर्स नहीं बढ़ा सकती। नो मोर उगोनिया आर फॉर्म्ड और एडेड आफ्टर बर्थ, दिस इज द लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी। तो बोल रहे कोई उगोनिया, एक भी उगोनिया और एडअप नहीं होती आफ्टर बर्थ। क्यों नहीं होती? क्योंकि उगोनिया आफ्टर बर्थ माइटोसिस नहीं कर सकती, ठीक है, इसलिए नहीं होती, नंबर नहीं बढ़ता। तो स्पर्मेटोजेनेसिस से कंपेयर करने पे ये देख रहे हैं कि ये प्यूबर्टी के टाइम पे नहीं हो रहा है, बल्कि कब हो रहा है? फीटल लाइफ के दौरान हो रहा है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद क्या हो रहा था भाई? उसके बाद ये हो रहा था कि स्पर्मेटोगोनिया में से कुछ स्पर्मेटोगोनिया, सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया मैच्योर कर रही थी, बना रही थी क्या? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब यहाँ पे क्या होगा? जितनी उगोनिया वो सारी की सारी, जितनी उसमें सर्वाइव करेंगी, वो सारी की सारी जो है वो मैच्योर होंगी, ठीक है, सारी की सारी मैच्योर होंगी। मैच्योरेशन डिवीजन चलेगा, ठीक है। तो ये सब मैच्योर हो रही हैं, सारी मैच्योर हो रही है। मैं एक बना के दिखा रहा हूँ, ये रही। तो इसको हम लोग नाम देंगे प्राइमरी oocyte। क्या बोलेंगे? प्राइमरी oocyte। तो ये उगोनिया रही, है ना, जो माइटोसिस करके नंबर बढ़े। हाँ, तो ये उगोनिया से क्या बना? प्राइमरी oocyte। तो ये जो स्टेज है, दिस इज कॉल्ड मैचुरेशन। एकदम स्पर्मेटोजेनेसिस की तरह यहाँ भी सेम नाम दे रहे हैं, मैचुरेशन। हाँ, वहाँ पे क्या हुआ था? स्पर्मेटोगोनिया मैच्योर होके डिफरेंशिएट होके क्या बना रही थी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और यहाँ पे एक उगोनिया मैच्योर होके या डिफरेंशिएट होके क्या बना रही है? प्राइमरी oocyte। तो यहाँ मैचुरेशन को एक और नाम हम लोग दे सकते हैं, डिफरेंशिएशन, जैसे वहाँ हमने नाम दिया था। हाँ, इसके अंदर एक कैपेसिटी आ गई, एक नई कैपेसिटी आ गई, डिफरेंट हो गई है पहले से। अब ये मियोसिस में एंट्री ले सकती है, मियोसिस करना शुरू कर सकती है। ध्यान रहे, ये भी काम जो हुआ है वो फीटल लाइफ के दौरान ही हुआ है, बर्थ के पहले हुआ है, बर्थ के बाद नहीं। ये प्यूबर्टी की बात नहीं कर रहे, ये जो मैचुरेशन है, ये जो डिफरेंशिएशन है, ये बर्थ के पहले हुआ है। हाँ, ओके। तो अभी बर्थ हुई नहीं है, ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखो, ये मैंने फीटल लाइफ हो रहा है यहाँ तक आगे कवर किया है। अब ये प्राइमरी oocyte, जितनी भी प्राइमरी oocyte बन गई, वो सारी की सारी प्राइमरी oocyte क्या होंगी? मैच्योर होंगी, डिफरेंशिएट करेंगी। सॉरी, अब ये जो प्राइमरी oocyte है, ये मियोसिस में एंटर करेंगी, ठीक है। तो मियोसिस हमें पता है 2 फेज में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो अब जब ये मियोसिस में एंटर करेगी, तो चलो मियोसिस में एंटर कराते हैं। यहाँ पे ये मियोसिस में एंटर कर जाती है, एंटर्स इनटू मियोसिस 1। और ये भी कब हो रहा है पता है? ये भी हो रहा है फीटल लाइफ के दौरान ही, यानी बिफोर बर्थ हो रहा है। अभी बर्थ हुई भी नहीं है फीमेल की, और ये मियोसिस करना शुरू कर दिया। उधर कब हुआ था? स्पर्मेटोजेनेसिस में। अरे वो मियोसिस 1 स्टार्ट हुआ था जब प्यूबर्टी आई थी, तब वो स्टार्ट हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बर्थ के पहले ही शुरू हो चुका है, ये मियोसिस 1 में एंटर कर गया। लेकिन दिक्कत है यहाँ पे भी हार्मोन्स की कमी के कारण। हार्मोन्स की कमी के कारण क्या हो रहा है? ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। यहाँ पे जो है वो अरेस्ट हो जाएगा, ये मियोसिस 1 पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये जो है मियोसिस 1 में एंटर तो कर जाएगी, बट द डिवीजन गेट अरेस्टेड, बट द डिवीजन गेट अरेस्टेड एट प्रोफेज 1। हाँ, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाता है डिवीजन। प्रोफेज 1 के भी कौन से सब स्टेज में? हाँ, तो उसको बोल देते हैं डिप्लोटीन में होता है। वो कहाँ होता है? डिप्लोटीन में। हालांकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं पूछी जाती नीट में, लेकिन फिर भी तो डिप्लोटीन में होता है, ठीक है। हाँ, तो डिप्लोटीन में अरेस्ट पड़ा है। और ये कब हुआ है? ये फीटल लाइफ के दौरान ही हुआ है, अभी बर्थ हुई नहीं है। अब ये जो अरेस्ट हो गया, अब ये अरेस्ट होना कैसे वापस से आगे बढ़ेगा? ये मियोसिस 1 पूरी कब होगी? तो ये होगी प्यूबर्टी के टाइम पे। कब होगी? प्यूबर्टी के टाइम पे। तो इसकी बर्थ हो जाएगी इस फीमेल की। हाँ, फीटल लाइफ अभी मैंने ऊपर लिखा था, अभी मैं लिख रहा हूँ क्या? बर्थ, ठीक है। इसकी बर्थ हुई, लेकिन ये स्टेज अरेस्टेड रहेगा। बर्थ के बाद उसका चाइल्डहुड चलेगा, कुछ सालों तक वो बच्ची रहेगी, तब तक ये अरेस्टेड रहेगा। उसके बाद जब उसकी प्यूबर्टी आएगी, तब जब प्यूबर्टी आएगी तो हार्मोन्स की फिर कमी नहीं है, हार्मोन्स बहुत सारे आ गए हैं। और अब वो जो अरेस्टेड स्टेज में था,
उसका प्राइमरी oocyte जो अरेस्टेड स्टेज में पड़ी थी मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन में, वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जो अब तक अरेस्टेड पड़ा था वो प्यूबर्टी आने के बाद क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा, डिवीजन पूरा हो जाएगा। ठीक है, और जब डिवीजन पूरा होगा तो 2 डॉटर सेल, है ना, कोई भी डिवीजन हो भाई, माइटोसिस हो चाहे मियोसिस 1 हो चाहे मियोसिस 2 हो, इन तीनों में एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बनते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, मियोसिस 1 मियोसिस 2, जब पूरा मियोसिस बोलते हैं तब 4 बोलते हैं, लेकिन मियोसिस 1 में 1 से 2 ही बनते हैं, मियोसिस 2 में 1 से 2 ही बनते हैं, ध्यान रखने वाली बात है। पूरी मियोसिस में 1 से 4 बोलेंगे, बट मियोसिस 1 में 1 से 2, मियोसिस 2 में 1 से 2। ठीक है, और माइटोसिस में तो 1 से 2 होते ही हैं। ओके, तो ये मियोसिस 1 पूरा हो रहा है प्यूबर्टी के टाइम पे। तो जब मियोसिस 1 पूरा हो रहा है, क्या बोलते हैं मियोसिस 1 को, मियोसिस 1 को रिडक्शनल डिवीजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रिडक्शनल डिवीजन। हाँ, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन। क्यों, अभी हम लोगों ने वहां डिस्कस किया था स्पर्मेटोजेनेसिस में, क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, इसलिए इसे रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है। ठीक है, तो ये जब पूरा हो रहा है मियोसिस 1, तो क्या हो रहा है, अब यहाँ पे फिर एक फर्क मिलेगा हमें। डिफरेंसेस ही डिफरेंसेस है, और डिफरेंसेस कंपेयर करना बहुत जरूरी है। डिफरेंसेस ही एग्जाम में आते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के। अगर वो ध्यान में नहीं है तो कोई फायदा नहीं है थ्योरी रटने का। हाँ, डिफरेंसेस बहुत ध्यान देने जरूरी है। अभी नीट में भी कुछ 1-2 साल पहले जो है वो क्वेश्चन आया, पूरा प्रॉपर उस पर जो है डिफरेंस पे ही सारा दे दिया गया था। ओके, तो मियोसिस 1 यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, तो यहाँ पे देखो वहाँ क्या बना था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब मियोसिस पूरा किया था तो क्या बनाया था, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइमरी oocyte जब मियोसिस 1 पूरा कर रही है तो क्या बना रही है, सेकेंडरी oocyte। ठीक है, सेकेंडरी oocyte एक बन जाती है सेकेंडरी oocyte, लेकिन जो दूसरी है वो एक ऐसा से एक बहुत छोटा सा सेल बनता है, तो उसे नाम दे दिया जाता है पोलर बॉडी। क्या बोलते हैं, पोलर बॉडी। तो एक छोटा सा एक सेल बन गया। ठीक है, पोलर बॉडी। ये पोलर बॉडी क्या है, देखो यहाँ पे कहते हैं कि जो मियोसिस 1 हुई है oogenesis में, ये वहां से स्पर्मेटोजेनेसिस वाले से अलग है, क्योंकि यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो अनइक्वल होता है। कैसा होता है, अनइक्वल। सारा का सारा साइटोप्लाज्म जो है वो सेकेंडरी oocyte के पास चला आता है, पोलर बॉडी को साइटोप्लाज्म जरा भी नहीं मिलता। तो पोलर बॉडी के पास क्रोमोसोम तो पहुंचते हैं, हाँ, कितने क्रोमोसोम इसके पास कितने आएंगे भाई, मियोसिस 1 है रिडक्शनल डिवीजन, तो 23 क्रोमोसोम इसके पास, और इसके पास कितने, 23 इसके पास चले जाएंगे, 23 क्रोमोसोम पहुंच गए। ठीक है, लेकिन इसको साइटोप्लाज्म नहीं मिलता है, तो इसको हम लोग सेल नहीं बोलते, इसको हम लोग नाम दे देते हैं पोलर बॉडी, क्योंकि सेल में साइटोप्लाज्म नहीं है तो उसको सेल कैसे नाम दे, तो साइटोप्लाज्म नहीं है, न्यूक्लियस है, तो उसको एक अलग नाम दे दिया पोलर बॉडी। ठीक है, अब देखो क्या होता है, यहाँ पे जो सेकेंडरी oocyte बनी है, इस सेकेंडरी oocyte के चारों ओर एक और मेम्ब्रेन बन जाती है जिसको नाम दिया जाता है ज़ोना पेलुसिडा। ये चीज़ वहाँ नहीं हुई थी। ये ज़ोना पेलुसिडा क्यों बनती है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। ये आगे आता है, हमारे चैप्टर में बताया जाता है कि देखो ज़ोना पेलुसिडा इस बनने का फ़ायदा ये है कि एक बार में एक ओवम को एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करेगा, यानी पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट करती है। ये क्या प्रिवेंट करती है, पॉलीस्पर्मी। ज़ोना पेलुसिडा प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। ठीक है, कैसे वो वहाँ पे पढ़ोगे तो देखोगे कि बताया जाता है कि जैसे ही ज़ोना पेलुसिडा को एक स्पर्म पेनिट्रेट करता है तो उसके बाद ज़ोना पेलुसिडा अपना केमिकल चेंजेस उसमें इंड्यूस हो जाते हैं और वो बना लेती है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद अगला स्पर्म जो अपने एक्रोसोम में एंजाइम भर के लाता है वो उसको डिसॉल्व नहीं करा पाते फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन को। ठीक है, ये हो गया, तो ज़ोना पेलुसिडा बन जाती है इसके चारों। पोलर बॉडी का क्या होता है, पोलर बॉडी का कुछ नहीं होता है। एनसीईआरटी क्या बोलती है, हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड ये लेक्चर सुन रहे हैं, ध्यान रहे, नीट की तैयारी कर रहे हैं, ओलंपियाड की नहीं। तो पोलर बॉडी का क्या होता है, पोलर बॉडी में साइटोप्लाज्म गया नहीं है, हाँ, उसके पास खाली 23 क्रोमोसोम है। हमारी एनसीईआरटी कहती है वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस, व्हाट हैपेंड टू दिस पोलर बॉडी, हमें नहीं पता इसका क्या होता है, ये डिवाइड करती है कि डिजनरेट करती है, वी डोंट नो, है ना, तो हमें नहीं पता इसका। भाई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, हमें नहीं पता। एनसीईआरटी कहती है वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस कि व्हाट हैपेंड टू दैट पोलर बॉडी। सम ऑथर से, कुछ ऑथर ये कहते हैं कि भैया ये पोलर बॉडी जो है वो डिवाइड करके 2 पोलर बॉडी और बनाती है, तो ठीक है, वो सही है, लेकिन क्या है ना कि हमें एनसीईआरटी को फॉलो करना है। तो एनसीईआरटी क्या कहती है कि हमें नहीं पता, तो नहीं पता, ठीक है, बहुत बढ़िया, जितना कम जानो उतना अच्छा है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो है वो बेसिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। बहुत ज़रूरत से ज़्यादा जानने के बाद आती आती चीज़ें भी गलत हो जाती हैं कई बार। तो इसको देखो, सेकेंडरी oocyte हो गया। नाउ ये क्या हो गया, मियोसिस 1 पूरा हुआ था, अब मियोसिस 2 की बारी है, तो अब चलो मियोसिस 2 कराते हैं। मियोसिस 2 होगा सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी oocyte में। लेकिन एक मिनट, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, ये जो सेकेंडरी oocyte बनी ना, जिसके चारों ओर ज़ोना पेलुसिडा बन गया,
हाँ, ये ओवरी की वॉल को ब्रेक करके बाहर निकल जाएगी, ये ओवरी की वॉल को ब्रेक करके बाहर निकल जाती है, तो अब ओवरी में नहीं रहेगी, ये बाहर निकल जाती है और इसके बाहर निकलने को कहते हैं ओव्यूलेशन। हाँ, ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन, ओवरी की वॉल को ब्रेक करके बाहर कौन निकला ओवरी से? सेकेंडरी oocyte। अब बोले हमारी एनसीईआरटी में ओवम लिखा हुआ है, हाँ वो भी सही है, गलत नहीं है। सेकेंडरी oocyte और ओवम में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। मियोसिस 2 जब सेकेंडरी oocyte में होगी तो बनेगा क्या? ओवम। तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, इंटरचेंजेबल वर्ड है। लेकिन टेक्निकली अगर पूछा जाए एग्जाम में कि बताओ जब ओवरी की वॉल को तोड़ के जो सेल बाहर निकला है, तो ओव्यूलेशन के टाइम पे जो ओवरी से बाहर निकला है वो क्या है? अब अगर मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन आ जाए कि सेकेंडरी oocyte और ओवम, दो में से एक चुनना पड़े तो किसे चुनोगे? सेकेंडरी oocyte को। टेक्निकली निकला क्या है? सेकेंडरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte बाहर निकली तो कौन उसे कलेक्ट करेगा? फिम्बरी इनफंडिबुलम में पहुंच जाएगी और उसके बाद कहां पहुंच जाएगी? फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट में। तो जब एम्पुला वाले पार्ट में एक स्पर्म आएगा, है ना, जब क्या आएगा? स्पर्म। तो जब एक स्पर्म आएगा एम्पुला वाले पार्ट में और जब वो पेनिट्रेट करके अपना न्यूक्लियस सेकेंडरी oocyte के अंदर भेजता है, तब ठीक उसी टाइम जो है वो सेकेंड मियोटिक डिवीजन पूरा होता है। समझ गए? तो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, हाँ, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे होगा क्या? सेकेंड मियोटिक डिवीजन, मियोसिस 2। तो ये जब फर्टिलाइजेशन के टाइम पे हो रहा है तो क्या ये ओवरी में हो रहा है? क्या मियोटिक 2 डिवीजन oogenesis का ओवरी में हो रहा है? नहीं, अरे भाई ये फैलोपियन ट्यूब में हो रहा है। क्यों? फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है नीट में कि बताओ कि कहाँ पे होता है ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन oogenesis में, तो क्या बोलेंगे? एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब, वहीं होता है फर्टिलाइजेशन, तो वहीं होगा। हाँ, तो oogenesis पूरी की पूरी ओवरी में नहीं कवर हो रही है, पूरी की पूरी ओवरी में नहीं कंप्लीट हो रही है। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस क्या था? पूरा का पूरा टेस्टिस में हुआ था, बट ये oogenesis है, ये पूरा का पूरा ओवरी में नहीं होता। इसका जो लास्ट स्टेप है, जो मियोसिस 2 है, वो जाके कंप्लीट होती है एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब में। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है, ये 2 सेल बना देती है, एक को कहते हैं ओवम, हाँ, और एक फिर से बन जाती है पोलर बॉडी। हाँ, अब फिर से वही बात, हम नहीं जानते इस पोलर बॉडी का क्या होगा। तो एक पोलर बॉडी को हम इस वाली पोलर बॉडी को बोल देते हैं सेकंड, और वो जो बनी है, वो जो पहले बनी, उसे हम लोग कह देते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, 2 पोलर बॉडी हमें दिखाई दे रही है, एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं हम लोग, ध्यान रहे। तो सेकंड पोलर बॉडी बन गई और एक ओवम बन गया। तो ये ओवम वही है जो सेकेंडरी oocyte है, हाँ, वही जो है मियोटिक 2 डिवीजन पूरा करके क्या बना ली है? ओवम। ठीक है ना? तो ये हमारा oogenesis कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे जो है, अब फर्दर कोई मैचुरेशन डिफरेंशिएशन होने की जरूरत नहीं है। स्पर्मेटोजेनेसिस से फर्दर मैचुरेशन डिफरेंशिएशन हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि वहाँ पे मोटाइल स्पर्म बनाने थे, यहाँ मोटाइल बनाने की जरूरत नहीं, ये लोग नॉन मोटाइल होते हैं, स्पर्म खुद ही आएगा इसके पास फर्टिलाइजेशन करने के लिए। ठीक है ना? तो इसको मोटाइल करने की जरूरत नहीं है, तो डिफरेंशिएशन जो है वो अब नहीं होगा। ये बन गया ओवम, हो गई oogenesis। ठीक है, तो अब इसके कुछ डिफरेंसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के, वो मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। और इसके अलावा जिन बच्चों ने अभी स्पर्मेटोजेनेसिस वाला वीडियो नहीं देखा, उसको जाके देखें, तब ये कंपैरिजन और क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अच्छा, एक चीज़ और इसमें, जो फॉलिकल वाली बातें हैं, जो फॉलिकल की चीज़ें हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, वो मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा। चलो, थैंक यू सो मच।